हेलो दोस्तों, आज हम मिलने वाले एक ऐसे शख्स से जो मुंबई में अपनी एक्टिंग की एक सपना लेकर आए थे कि वो एक्टर बनेंगे, और एक्टर बनने के साथ साथ उन्होंने लाइफ में कितने मोड़, कितनी चीज़ें देखी, वो सब आज जानेंगे। हमारे पीछे जो खड़े हैं ये शख्स एक टाइम पे एक्टर भी रहे हैं, स्पोर्ट बॉय भी रहे हैं, और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। मतलब कोई भी मुंबई में जो सपना लेके आता है वो सपना कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के चलते कहीं ना कहीं आदमी को साइड में रखना पड़ जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं वो व्यक्ति मतलब दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते थे, अभी तो खैर फिर भी अब भी आप बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक दिखा करते थे, जिसकी वजह से कई प्रोड्यूसर ने उनको कई फिल्मों में चांस दिया, कई बड़ी फिल्मों में चांस दिया। और लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था, गरीब थे, तो इस वजह से वो ज़्यादा अपने आप को इस मुंबई में स्ट्रगल करने में थोड़ी उनको दिक्कत आती थी। तो फिर उन्होंने कोई छोटा मोटा काम शुरू किया। अभी उन्होंने एक चाय का एक छोटा सा दुकान खोला है, पराठा हाउस नाम है, और उसी को वो चलाते हैं। लेकिन मुंबई में अपने सपनों के लिए जूझना, संघर्ष करना बहुत आसान नहीं होता, और उसी के चलते देखिए अभी आदमी को क्या क्या करना पड़ जाता है लाइफ में, तो वो सब भी है। और एक बहुत ही जबरदस्त जर्नी रही है इनकी, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबान से। और बहुत से फेमस एक्टरों को उन्होंने पास से करीब से देखा है, जिनके विषय में वो जानते हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने काम किया उनके साथ, और उनको पास से करीब से देखा, कई प्रोड्यूसर्स को देखा है, कई बड़े लोगों के साथ वो रहे हैं, और ऑफिस बॉय का भी उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से अच्छे लोगों और बहुत से बड़े अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग थे, जिन्होंने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, उन सब के साथ उनको काम करने का मौका मिला, पास से देखने का मौका मिला। तो आज वो एक चाय का एक छोटा सा दुकान चलाते हैं जिसका नाम पराठा हाउस है, और बहुत पराठे तो अच्छे बनाते हैं। वो एक अच्छे एक्टर भी थे और अच्छे एक्टर अभी भी हैं, लेकिन अभी क्या करें, परिस्थितियों के चलते वो एक दुकान चलाने में व्यस्त हो चुके हैं, और उनकी जो लाइफ है वो इस तरह से चल रही है जिससे कि वो लाइफ को और अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में और आगे। ठीक है दोस्तों, यही वो व्यक्ति हैं शिव कृष्ण जी, जो एक टाइम पे एक्टर बनने आए थे, और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल देखा वो सब उन्हीं की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। और वो बनने आए थे एक्टर, लेकिन आज के टाइम पे वो एक पराठा हाउस, छोटी सी एक चाय की दुकान चला रहे हैं। तो मुंबई आने से पहले पूरी तैयारी भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक सपना मतलब बचपन में जो रहता है हीरो हीरोइन को देखने के बाद उनको जो भी एक चाह हुआ कि वो मुंबई में जाके एक बहुत बड़े स्टार बनेंगे, लेकिन उन्हीं की जुबान से सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में, तो कैसे कैसे और किन हालातों से गुजरे हैं, और उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी सच जानने की कोशिश करेंगे। तो सुनते हैं शिव कृष्णा जी की जुबानी, तो शुरू करते हैं। हम भी फिल्मों में काम करेंगे, हम भी हीरो बनेंगे, हम भी गोविंदा जैसे फाइट मारेंगे, हम भी मिथुन जैसा डांस करेंगे। हम हमारे जमाने के ये बहुत बड़े स्टार थे, और उनकी फिल्में देखा करता था ना जी, तो बहुत मुझे अच्छा लगता था। स्कूल के टाइम में जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत अच्छा लगता था जी। तो फिर जो हमको हमने बताया कि कहानी हम मुंबई भाग के आए। मेरा नाम शिव कृष्ण रजक है। मैं एमपी का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। गांव का नाम है चाक घाट। मैं 8वीं क्लास पास करके मुंबई, मेरे पिताजी फौज में थे और उन्होंने मुझे मारा। एक छोटी सी गलती, उस टाइम में फिल्म का क्रेज बहुत था, नए नए एक्टर्स चंकी पांडे, गोविंदा, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, इन लोगों की फिल्में आती थी। उस समय टीवी और वीसीआर चल रहा था, तो सब बच्चे भाग भाग के जाते थे, अरे इसकी फिल्म लगी है, अरे उसकी फिल्म लगी है, अरे वो उसने कैसा फाइट किया, अरे उसने कैसी गोली मारी, अरे वो सब देख देख के हम भी इसके क्रेजी हो गए। तो हमने क्या किया कि बाप के पॉकेट से पैसा चोरी करना चालू कर दिया, और उस टाइम का जो पैसा था 1 रुपया का 8 आना 4 आना टिकट थी। तो एक दिन हमने बाप के पॉकेट से कुछ ज्यादा ही पैसे निकाल लिए, पिताजी को मालूम पड़ गया। तो शाम को मेरी ऐसी धुलाई हुई कि पूछे मत, और वो मार मुझे बहुत अखर गई, और मैंने घर छोड़ने का प्लान कर लिया। छोटा था, 12-13 साल की उम्र का, सीधा इलाहाबाद आया और एक ट्रेन में घुस गया।
जब मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि चारों तरफ बिल्डिंग, शहर, तारी के झाड़, पेड़, बोली भाषा सब कुछ अलग। तो 2-4 दिन तो मैं ऐसा खोया हुआ था, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया। अब जाने का मुझे पास रिटर्न मार्ग नहीं था, क्या करता। घूमते घूमते मैं जूहू पे आ गया। तो बस ऐसे ही घूम रहा था, अचानक एक लंबा सा आदमी, गोरा सा, मुझे बोलता है, बेटा तू भूखा है? वो मुझे अपने ऑफिस लेके गया और ऑफिस में देखा तो कालिया का पोस्टर, आखिरी गोली, मुंबई का महाराजा और कोहराम की शूटिंग चालू थी, जिसकी कास्टिंग थी धर्मजी, चंकी पांडे, अरुणा ईरानी, जरेंद्र इटली। उन्होंने कहा तू ऐसा कर, मेरे पास काम करेगा? बोला ठीक है सर, क्या करना पड़ेगा मुझे? बोला उन्होंने कि चाय बनाना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू मारना पड़ेगा, पोछा मारना पड़ेगा और टेबल ये सब साफ करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने पैसे वैसे की तो बात की नहीं, भूखा पैसा था जी। काम करने लगा। मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती थी, काम करता था, भाजी लाता था, ऑफिस में साफ सफाई करता था। तो एक छोटा सा एडिटिंग रूम था। अच्छा, अर्जुना वीडियो बहुत पुराना था, जिन्होंने काफ़ी सारी ऐड की। उस टाइम में बहुत कम सीरियल वगैरह बनते थे, एड्स वगैरह बनते थे, ज़्यादा एड्स में ज़्यादा काम, हाँ काम ज़्यादा था। तो उसमें देखो एक ऐड बना था, इंपोरियम का बाजार, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, चोरी मेरी पकड़ी जाती, वो हमारे सामने ही शूट हुई। उसका सारा एडिटिंग, जब सारा काम वहाँ होता था, मुझे इंटरेस्ट पैदा होने लगा पूरी लाइन से जी। तो वहाँ पे स्टार लोग भी आने लगे। अच्छा, जो जैसे कि सुरेश चटवाल है, घनश्याम है, जुगनू है, ओके, धर्म जी आते थे कभी कभी। अच्छा, धर्म जी के भाई भी आते थे जी जी, प्रकाश मेहरा भी आते थे, ओके जी। और ये हाईलाइट ये कि वहाँ पे गुलशन बाबरा भी आते थे, ओके। और मैं इन लोगों का सब नाम सुनता गया। आनंद बख्शी साहब आते थे, बहुत बड़े बड़े लोग, और बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। मैं बोला यार मैं कहाँ आ गया। और जब उनकी रात को मीटिंग हुआ करती थी तो बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम लोग बैठ के बातें करते हैं, सब ऐसी बातें करते थे। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ। अच्छा, हाँ। फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया जी, और मेरा मन लगने लगा काम में। ऐसा तो लग रहा था कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ, मुझे झाड़ू मरवा रहे, मुझे पोछा मरवा रहे, मुझे कपड़े धुलवा रहे, हाँ मुझे चाय बनवा रहे, ये लेके आ बेटा, वो लेके आ बेटा। तो जब इन लोगों को देखा कि आया तो स्टार आ रहे, तो मेरा थोड़ा थोड़ा दिल लगने लगा। अच्छा, फिर मैंने भी मन लगा के काम चालू कर दिया। पैसे वैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस 2 वक्त की रोटी मिलती थी और दोपहर का खाना लोगों का वहीं होता था, ओके। फिर धीरे 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 लोग मुझे जानने लगे, मुझे अच्छा समझने लगे जी। तो मेरा रहना तो नीचे था, ऊपर ही एक प्रोड्यूसर रहा करते थे जिनका नाम था मिस्टर नंदू तोलानी, ओके। उन्होंने फिल्म बनाई थी स्वर्ग, अच्छा, और याद रखेगी दुनिया। तो जब याद रखेगी दुनिया बन रही थी, उसकी कास्टिंग चालू थी, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती थी अपना इंट्रो देने, तो काफी सारी लड़कियाँ आती थी जी जी, जिसमें एक लड़की हमारे बाजू में रहती थी जिसका नाम था दिव्या भारती जी। अच्छा, तो बहुत चंचल थी। अच्छा, तो उसकी बाजू में बिल्डिंग थी, तो हम लोगों के साथ खेलती कुछ, हमको नहीं मालूम था कि एक्ट्रेस है या एक्ट्रेस बनने जा रही है। उस समय उसका स्ट्रगल पीरियड था, और मगर बहुत चंचल थी वो, बहुत हंसमुख थी, बहुत अच्छी बातें करती थी। फिर धीरे धीरे जब वो आने लगे ऑफिस में, उसको नंदू तोलानी ने कास्ट किया कि इसको मैं फिल्म में लूंगा, ओके। पर उसके माँ बाप कुछ अगेंस्ट है उसके, तो उस फिल्म में एक दूसरी लड़की आई रुखसार, तो आपने देखी होगी फिल्म याद रखेगी दुनिया। बहुत अच्छे अच्छे गाने थे उसमें और बहुत बड़ी हिट थी, मगर वो साउथ की रीमेक थी, ओके। और वो साउथ में बहुत बड़ी हिट थी, मगर बॉलीवुड में वो नहीं चली जी जी। फिर मैं हमारी क्या है जान पहचान हो गई दिगर से, तो हम लोग नीचे खेलते कूदते। उसका भाई था कुणाल जी, आपकी भी उम्र कम रही होगी उस समय, हम 13-14 साल के थे जी। फिर दोस्ती हो गई, आती थी, बात करते थे, बैठते थे, मगर वो स्वभाव तो इतनी अच्छी थी कि कभी कभी हम नेचुरल, हमारे नीचे ही एक आइसक्रीम वाला था, हमारे सामने वो दुकान ओपन हुई नेचुरल, ओके। और वो धीरे 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 आज के ज़माने में पूरा उसका वर्ल्ड में जी, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है।
कौन आइसक्रीम? नेचुरल आइसक्रीम। नेचुरल आइसक्रीम। हाँ। अच्छा, वो वहाँ पे ऑफिस स्टार्ट हुआ? हाँ, वहाँ पे ऑफिस स्टार्ट बताओ। और हमारी ऑफिस थी ग्रेस अपार्टमेंट में, और सामने की बिल्डिंग में जी। अर्चना कुटीर दीवा रहती थी। अच्छा, तो उनका घर का नाम क्या था उनका? अर्चना कुटीर। दीवा को प्यार से ही बोलते थे, गुड़िया है क्या? गुड़िया गुड़िया। तो गुड़िया ही थी। जी जी, दिखने में भी टॉल हाँ, जैसी थी। टॉल थी। तो गुड़िया ही जैसी थी, वो चंचल थी, फ्रॉक पहनते, तो चिट्टी वाला फ्रॉक पहनती थी और नाचती कूदती, मतलब जबरदस्ती कूदती थी। अच्छा। तो अच्छा लगता था। और लड़कियां थी छोटी छोटी, मगर हम लोगों से मतलब वो फ्रैंक लड़की जी। थी बात करने में। उसकी जो सहेलियां थी, अमीना हो गई, अलमा हो गई। हाँ, उसको मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि गरीब है या हाँ, अमीर है, अमीर है। उसकी कुछ नहीं दिल था में उसके ऐसा मन कुछ में। नहीं था। वो बहुत फ्रैंक लड़की थी, और मदद भी करती थी। मदद भी करती थी। तो बस हमारी उसकी ऐसी दोस्ती हुई, फिर हमारे ऑफिस में आती थी, बैठती उठती थी। फिर थोड़ी दिन के बाद पता चला कि वो तो बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है। अच्छा। मगर हम लोगों को कभी उसने बताया नहीं। जी। एक दिन शौक, ये सब हम दोस्त बैठे थे नीचे, जी। गर्मी का टाइम था, जी। तो सब बैठे हुए थे। फिर जब आई 10-15 टिकट लेके, क्योंकि आज चंदन में हम लोगों का हमारी पिक्चर का शो देखने चले गए। अच्छा। तो मैं बोला कौन सी पिक्चर है? तो बोली 16 और शबनम। भाई मैं बोला 16 और शबनम। फिर हम लोगों के साथ हम लोग टिकट पाए, खुश हो गए। तो देखा उसको मीरा को, मैं बोला ये तो बड़ी स्टार है, जहाँ पे जाकर। तो आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि तुमने कभी बताया नहीं और तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई, आपको शौक लगा होगा? उसने कभी नहीं बोला, उसने कभी ऐसा नहीं बोला। हम लोगों को फील ही नहीं होने दिया कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। वो तो हम लोगों के साथ ऐसे सिंपल रहती थी, नॉर्मल रहती। नीचे ग्राउंड था, वो वहाँ खेलती कूदती थी। और उस टाइम में इतना स्टारों का क्रेज नहीं था, किसी से भी मिल लो, किसी से भी बात कर लो, किसी के साथ भी बात करो। वो ये सब बड़े बड़े एक्टर, धर्म जी, ये सब कोई ऐसा वो नहीं थे। मतलब इनका नेचर जो था, मतलब दोस्तों के साथ मतलब बहुत फ्रेंड, नॉर्मल था। हाँ, एकदम नॉर्मल। मतलब वो ऐसा नहीं था कि मतलब अपने आप को स्टार नहीं, उस टाइम में ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम में सब लोग हिल मिल के रहते थे। दिव्या भारती कोई फिल्म हिट हो जाया करती थी, तब आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया करती थी? हाँ, जैसे हम आप लोगों को कभी कभी आइसक्रीम खिलाती थी। अच्छा। आज हमारी बेस्ट पिक्चर रिलीज हुई है, आइसक्रीम खाओ, सब दोस्तों को आइसक्रीम खिलाती थी। अच्छा। हाँ। और बस यही आइसक्रीम वगैरह बैठ के बातें करती थी। तो फिर उसके बाद आप वहाँ से शिफ्ट हो गए? हाँ, फिर मैं धीरे धीरे, वो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने राजा बाबू भी बनाई, उसके बाद बहुत बड़ी हिट थी। जी। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई बनारसी बाबू, जिसमें गोविंदा, रामैया, कादर खान, बिंदु, ये सब एक्ट्रेस थी, और वो पिक्चर चली नहीं। अच्छा। और पिक्चर फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने स्टार्ट की बजरंग। अच्छा। 97-96 में। ओके। तो बजरंग की कास्टिंग थी सनी देओल, करिश्मा कपूर, डैनी साहब, जी। और अच्छी स्टोरी थी, मगर बहुत हाई बजट की फिल्म थी उस टाइम से, इसलिए फिल्म आधे में बंद कर गई। और जो नंदू जी को अचानक शौक लग गया, इतना उनका पैसा घुस गया उसमें, और वो अंदर ही अंदर वो बढ़ गए। फिर वो धीरे 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 उनको अटैक आ गया, और वो 20 घंटे में एडमिट थे। और फिर दिन मालूम पड़ा कि उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। फिर मैं अकेला पड़ गया, फिर मैंने वो एरिया छोड़ दिया। फिर मेरी जिंदगी का स्ट्रगल चालू हो गया। जी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने एक कार्ड बना लिया, जो शूटिंग में चाय पानी पिलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो कार्ड बनाने से पहले देखने में थोड़ा सा मैं ठीक था, लोगों को अट्रैक्ट करता था तो मेरा चेहरा, तो लोग मुझे खड़ा करते थे कि अच्छा कर, ये डायलॉग बोल, ये सीन कर। तो मैंने 2-3 पिक्चरों में काम भी किया। फर्स्ट पिक्चर मैंने की थी तीन मोती। जी। तीन मोती जो कि त्रिमूर्ति के अपोजिट थी। जी। संजय दत्त, शाहरुख खान और अनिल कपूर। अच्छा। तो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, अजीत दीवानी नाम था उसका। उन्होंने फिल्म स्टार्ट की, मल्ला बंगला में शूटिंग चल रही थी। काफी लेट हो गया, तो जो जूनियर आर्टिस्ट बुलाया था उन्होंने, वो डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। उनका उस टाइम, उस जमाने का रॉक स्टॉक आता था, 500, 250, 250, मतलब जूम होता था, एक्सपोज आते थे, बड़े बड़े डिब्बे आते थे। जी। उस समय बहुत महंगे थे वो। जी। जी। तो वो काफी 10-12 डिब्बे उसने बेस्ट कर दिया, इसके लिए प्रोड्यूसर उसके ऊपर भड़क गया। अच्छा। डायरेक्टर भी भड़क गया। जी। तो
मेरा काम था कि बस शूटिंग में इन लोगों को पैसे लेके जाना, खाना पीना जो है। जी तो मेरी हैसियत इतनी तो नहीं थी, मगर डायरेक्टर की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। जी। और आप दिखने में भी अच्छे दिखते हैं अभी भी। हाँ, तो और क्या कहते हैं, आपका सपना भी था? सपना भी था हाँ, और एक्टर बनने का। एक्टर बनने का। जी। तो मैं बोला चलो ये मौका अच्छा है, मगर हमारी जो सामने जिसके साथ हमारा डायलॉग था, जी तो उसका नाम दीपक सिरके, जी और वो तो बहुत बड़े एक्टर थे। जी ये कम से कम 6-7 फुट के आदमी थे वो। जी। और आपको याद होगा उनका कैरेक्टर, हम में अमिताभ बच्चन के बाप बने थे, ओके। दीपक सिरके। जी। उनके अगेंस्ट मेरा प्रोजेक्ट डायलॉग था, और डायलॉग भी था, क्या डायलॉग था, जी आज भी मुझे वो याद है। जी, बोल के बताइए ना। हाँ, मेरा जब उनके सामने फेस टू फेस हुआ, जी तो वो तो इतने भयानक दिखते थे कि सामने वाले की चड्डी उतर जाए। हाँ जी जी पर मैंने बोला कि यार कुछ तो करने आया हूँ, जी तो डर को थोड़ा सा दूर कर दो। जी जी जी। और ये एक इंसान है नॉर्मल, इनके सामने डायलॉग बोला। बहुत सही। तो मेरा डायलॉग था, चोर की लाइन होती है, जी वो बॉस होते हैं। तो एक चोर हमारे पीछे, हाँ, एक चोर हमारे पीछे होता है। जी तो दीपक जी बोलते, ए क्या लेके आ रहे तो? जी उसका डायलॉग था, दादा मैं तो चैन लेके आया था। जी। अच्छा, चैन लेके आया था? कहाँ पे मारा तूने ये चैन? उनका खत्म हुआ, उसके बाद डायरेक्ट मेरे फेस पे कैमरा। जी अब मैं ना आओ ना ताओ, जी मेरा डायलॉग था, दादा साला अपन पुलिस वाले का पॉकेट मारे ला दादा। हाँ, पुलिस वाले का पॉकेट मारा? जी। मैं बोला हाँ दादा। ओ साला शेर बोलो तो इसको पुलिस वाले का पॉकेट मारा। तो दीपक जी मुझसे पूछते हैं, तूने कहाँ पे मारा? भीड़ वाले इलाके में मारा कि सुनसान जगह पे मारा? तो मैं बोलता हूँ दादा भीड़ भाड़ इलाके में मारा। जी ओ साला ठीक है, जा आज तू ये पूरे पैसे तू रख ले। तो मेरा रिटर्न उसके साथ ये डायलॉग था, ओके। दादा चोरी की कमाई में 50-50, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि दादा आधा पैसा आप रख लो, आधा पैसा मुझे दे दो। बस ये लंबा सा डायलॉग था, और मुझे बहुत पहले किया था, तो मुझे इतना तो याद नहीं है, अच्छा। पर थोड़ा बहुत लाइन उनकी याद थी। जी जी और फिर मैंने वो काम देख के मेरे डेविड धमन ने भी काम दिया, डेविड साहब, अच्छा। बनारसी बाबू में। बनारसी बाबू में क्या? बनारसी बाबू में मैंने काम किया, कम से कम 5-6 सीन है। अच्छा उसमें मेरे जो सीन थे, शक्ति कपूर का छोटा भाई बना हूँ, अच्छा। शशि किरण ओके। और मैं हूँ। जी और शक्ति कपूर जी मेरे बड़े भाई रहते हैं सबके। उनका नाम होता है रुपया, और शशि किरण का नाम होता है अठन्नी, मेरा नाम होता है चवन्नी। अच्छा। हाँ जी जी और उससे पहले मैंने गोगा कपूर साहब जी के भी काम किया था, एक सीरियल किया था, बाजीगर सीरियल का नाम था। एक घोड़े के ऊपर स्टोरी थी जी कि गोगा जी के साथ बहुत पहले किया था मैंने। हमने स्पॉट वाई को बना लिया। तो स्पॉट वाई के काम में क्या होता है कि हमसे जो सीनियर लोग थे, हमारा नॉर्मल चेहरा, क्यूट सा चेहरा, तो स्पॉट वाई का काम थोड़ा हार्ड होता है। अच्छा। बड़ी बड़ी पेटियाँ उठानी पड़ती है, जी जी कम से कम 70, 80, 90 पेटियाँ होती हैं, जी और सारा दिन काम करना पड़ता है, चाय दो, ये करो वो करो, बहुत सारा झंझट है। और मेरा चेहरा छोटा सा था, एकदम प्यारा नॉर्मल बच्चा, 16-17 दिखते थे सर आप। हाँ, तो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे, जो पुराने लोग जो स्पॉट बॉय हुआ करते थे, जी। तो उस टाइम में वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। के स्पॉट बॉय है। स्पॉट बॉय है, जी। ये बोले क्या स्पॉट बॉय है, ये क्या काम करेगा, हाँ। ये किधर से आया है, हाँ, ये तो साला कौला कौला लड़का है, हाँ। ये क्या काम करेगा, ये क्या पेटी उठाएगा, एक पेटी में बढ़ जाएगा नीचे। अच्छा। तो हाँ ऐसे लोग सर, हमने बहुत सारे ताने सुने हैं, फिर भी मैं जीने की जो आरज़ू थी वो नहीं छोड़ा। जी क्यों, एक दिल में ख्वाब लिए चला आ रहा था। जी तो पर सर मुझे एक बात थी कि मैं बचपन में गाने सुना करता था, जी तो गाने के कुछ वर्ड मेरे ना जहन में घूमते रहते थे, जी जैसे तो सर ये मुझे प्रेरित करते थे जीने के लिए, जी। ये आपको प्रेरित करते थे, प्रेरित करते थे और एक हौसला बढ़ाते थे आपका। हौसला बढ़ाते कि थे। मुंबई में कोई नहीं, हौसला नहीं तोड़ते, आगे बढ़ेंगे, आगे कभी ना बढ़ते। कहीं ना तो बढ़ेंगे, किसी न किसी तो सफल होंगे। हाँ, सारा दिन हमारे टेंशन रहती थी, मगर जब ये जैसे 2-4 लाइन बहुत जो सुन लेते हमारे सुन लेते थे,
तो सर एक अलग सी ऊर्जा, चाह बढ़ जाती थी, चाह बढ़ती थी। हिम्मत फिर आ हम, जाती। हाँ, फिर हम बैठ के सीधा आँख खोल के मुंह में पानी मार के चल लेते थे। जी। फिर सर हमारा स्ट्रगल चालू हो गया, ऑफिस बंद पड़ गई, ठीक है, नंदू जी ऑफ हो गए, फिर हम फुटपाथ पे आ गए। तो जो हमारा ट्रस्ट उनके साथ था वो दूसरे लोगों को साथ ट्रस्ट नहीं था। जी जी। तो फिर हमको सर थोड़ा भटकना पड़ा। हमारा 2001 तक बहुत बैड टाइम था। ओके। 2001 में तो मैं सर थोड़ा सा अपने आप को मेंटली फील होने लगा। लोगों ने तो मुझे मेंटल घोषित कर दिया, अच्छा। ये तो पागल हो गया। ओके। इसकी कहानी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसी स्थिति हो गया आपकी? लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया, लोगों ने अफवाह उड़ा दी। अच्छा। हाँ, पर सर मेरी अंदर की जो चाह थी, हाँ, तो जब 2001 के बाद जब मेरा बुरा टाइम चालू हुआ, ऑफिस बंद हो गई, फिल्म लाइन की जो जितने भी हमारे पहचान वाले थे, हमारे साथ उठते बैठते, वो हमसे नजरें चुराने लगे, कहीं हमसे कुछ मांगने वाले, तो बस दूर दूर से खतराने लगे। पर सर कहीं आप काम ना मांग लो। कहीं ना काम मांग लो। फिर भी मैं दूसरे पे भरोसा नहीं किया सर। एक अपने अंदर का जो सपना था, उस सपने को मैं ढूंढता इस शहर में डटा रहा। और हमने इतनी मुसीबतें देखी, इतने बुरे बुरे दिन देखे, बारिशों में रिक्शे में सो रहा हूँ, कभी कभी तो सारी रात बैठ के गुजार देते थे। और आप लोगों को तो मालूम है कि जुहू जहाँ पे इतने बड़े बड़े हस्तियां रहती हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, सारे एक्टर्स वहीं रहते हैं। धर्मेंद्र, जितेंद्र, काफी बड़े लोग वहाँ पे हैं। तो सर मेरा बचपन वहाँ गुजरा। मैं उसी जुहू चर्च, जुहू के रोडों पे, जुहू चौपाटी पे, दरिया के किनारे, सारे सर उस टाइम का मुंबई अलग था। इतनी बिल्डिंगें नहीं, छोटा छोटा कोयले का घर, कोयला मतलब जो खपड़ा बोलते हैं ना, खपड़ा कोयला, वहाँ पे कपड़ा बोलते हैं, और खपड़ा वहाँ पे छोटे छोटे, तो और लकड़ी के मकान, बाउंड्री मारी हुई नारियल के झाड़ के पत्ते की, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर सर एक लड़की थी, आपको नाम तो नहीं बताऊंगा सर। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मेरी वो पहली मोहब्बत थी, पहला प्यार था, इसलिए उसे दिल में ही कैद कर दिया मैंने। जब तक वो मेरे साथ थी, जब तक इस दुनिया का हर चीज अच्छा लग रहा था, फिर वो मेरे साथ धीरे धीरे वो समाज की बातों में और वो अपने माँ बाप की बातों में आकर मुझसे नाता जोड़ लिया। नाता जब तोड़ लिया, जीने की आस मैं छोड़ रहा था। अचानक मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया, कम से कम 15-16 दिन खाना नहीं खाया मैंने। अच्छा। और मेरी हालत एकदम मरने के जैसी हो गई। तो एक मेरी आंटी थी, उन्होंने फोन किया, उनको मेरे पास नंबर था उनका, फोन किया और उन्होंने मेरे घर वालों को बुलाया। तो घर वाले, मेरे बड़े भाई आए और मुझे यहाँ से लेके गए। अच्छा। फिर सर मैं थोड़ा सा मेंटली हो गया, मतलब कहते हैं मेंटली हो जाना, मगर सर मैं मेंटल नहीं था, मैं पागल नहीं था। बस किसी की यादों को मैंने इतना अपने अंदर संजो लिया था कि उसकी यादों में मैं खो गया था। मगर मुझे सब कुछ याद है। फिर मैं 6 महीना घर पे रहा, माँ के साथ गुजारी, पिताजी थे नहीं। तो मेरी माँ ने यार मुझे किया, ठीक करा है। मेरे 6 महीना मेरे मेडिसिन चले, दवा चली, जो साइको डॉक्टर होते हैं उन्होंने मेरा इलाज करा। 6 महीने का कोर्स किया।
तब जाके मेरी मेमोरी रिटर्न आई। जब मेरी मेमोरी रिटर्न आई तो सर फिर से मुझे मुंबई की याद सताने लगी और मैं ट्रेन पकड़ा और सीधा मुंबई आ गया। फिर वापस आ गए मुंबई आ गया। ओके। फिर मैंने सर लाइन थोड़ा सा बदल दिया। मैंने वहीं जुहू पे, आपने नाम सुना होगा आरव जी, जहाँ राकेश रोशन का घर है, ओके। सुजीत कुमार का बंगला है, उसके सामने एक छोटा सा ढाबा था जी, जिसमें लॉटरी खेलते थे लोग। ओके। तो मैं भी शाम को एक दोस्त के साथ, उसका नाम था विजय, उसके साथ जाया करता था। तो ऐसे ही मेरा एक दिन प्लान बना कि क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैंने करने की सोची और हमने सर वहाँ पे कि मुझे मेरे अपने सपने को थोड़ा सा साइड करके, सपना है दिल में मगर जी। उसे थोड़ा सा साइड करके जिंदा रहने के लिए भी, जिंदा रहने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए भी, जीविका चलाने के लिए माध्यम- कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर मैंने वो चाय का दुकान खोला और चाय मेरी चलने लगी। सर अच्छी खासी चाय मेरी चलने लगी। अच्छा। चलते 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 काफी लोग जानने लगे मुझे। जी। फिर मैंने सर बड़ा पाव स्टार्ट कर दिया। ओके। बड़ा पाव भी मेरा चलने लगा। तो जो दुकान के ऑनर थे, मालिक थे, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं धंधा ये बंद करता हूँ, तू ये का पूरा दुकान ले ले, मुझे 7,000 भाड़ा दे दे और तू ये पूरा ले ले। और मैंने सर वो दुकान ले ली। और सर मैं अब अकेला क्या करता। तो उन्होंने मुझे होटल तो दे दिया और 7,000 भाड़ा बताया। और सर मैंने वो 7,000, पहले तो मुझे बहुत भारी लगा कि 7,000 में कैसे भरूंगा। फिर भी सर मैं हिम्मत नहीं हारा, काम करता रहा। जो अपनी रोज की रेगुलेशन थी, भाड़ा तो भरना है, मुंबई में रहना तो भाड़ा तो भरना पड़ेगा आपको। और मैंने राइस प्लेट का धंधा चालू कर दिया। उस टाइम में 6 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया राइस प्लेट था। लंच जी, यहाँ पे राइस प्लेट बोलते हैं। अच्छा। और हिंदी में उसको डिनर मतलब लंच दोपहर का चालू कर दिया। और सर मेरा लंच चलने लगा। अचानक देखो क्या है कि पैसा है ना, अचानक आदमी देख लेता है ना तो बौखला जाता है। जी जी। तो हमारे भाइयों में गलतफहमी पैदा हो गई, आपस में ही भाइयों में आपस में, सगे भाई में, सगे भाई जी। अच्छा, एक ही माँ के, वो आपस में ही पैसे के लिए बहुत झगड़ा करते थे। और फिर मैंने सर वो 2008 तक बंद कर दिया। जी। फिर मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मुंबई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। सुबह उठो, दोपहर की टेंशन, दोपहर खा लिया, शाम की टेंशन, शाम को खा लिया, सुबह की टेंशन। यहाँ सर हर कदम पे एक नई जिज्ञासा है। हर कहते हैं कि लोग बंद आंखों में सपने देखते हैं, मगर मैंने सर इस नगरी में खुले आंखों में सपने देखे। काफी बड़े लोगों के साथ काम किया। अच्छा, जैसे कि सर मैंने फर्स्ट आपको मैंने बोला इकबाल सिंह, जिसने कालिया पुलिस की, कालिया कोहराम, मुंबई का महाराजा, आखिरी गोली, जी, शेखर कपूर के पास था मैं जब बॉबी इंट्रोड्यूस हुआ था सर। बॉबी फिल्म, बॉबी देओल। अच्छा, बॉबी देओल इंट्रोड्यूस। हाँ, तो सर वो क्या, उसमें भी बहुत सारे पड्डे थे। फिर मैंने शेखर जी को भी छोड़ दिया,
महेंद्र सिंधु आप जानते होंगे, विनोद एजेंट, हम्म, कौन कितने पानी में है, किसमें कितना है दम, अच्छा। इनके पास भी काम किया सर। फिर नरेंद्र जी को आप जानते होंगे, नरेंद्र और ये प्रेमनाथ जी, ये 3 भाई थे। तो ये जब सबसे छोटे वाले थे वो टाउन सोसाइटी में रहते थे। तो उनको भी देखभाल करने का मेरे को टाइम मिला। क्या सर, मैं जहाँ पे रहता था तो वो बोलते थे इनके यहाँ पे जाना है। फिर मैं सत्यपाल चौधरी, प्रकाश जी के वहाँ पे जाता था, प्रकाश मेहरा के वहाँ, सब बैठ के शाम को मजमे होते थे। सर मैंने काफी बड़े लोगों के साथ काम किया, काफी एक्टरों के साथ। फिर एक वक्त ऐसा आया है सर कि मेरे पास बिल्कुल काम ही नहीं था। बजरंग स्टार्ट हुई थी, ऑफिस बंद हो गया। सनी देओल, करिश्मा कपूर, डैनी स्टार कास्ट की 9 रील पिक्चर बंद पड़ गई। नंदी जी का डेथ हो गई और नंदी जी ऑफ हो गए। फिर उसके बाद सर मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत भटका, बहुत इधर उधर जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे। कहते हैं सर गिर गिर के संभलना, तो मैं बहुत बार गिरा और बहुत बार संभला। फिर सर मैंने क्या किया, सपने को थोड़ा सा साइड करके, और मैं बोला कि सर अभी जिंदगी के जीने के लिए कुछ रास्ता बदलना पड़ेगा। जी। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अब अपना करियर तो छोड़ दीजिए, अब तो अपने बच्चों का करियर देखना है ना। जी। तो सर क्या होता है ना, जो एक बार फिल्म लाइन में घुस जाता है ना, जी, तो फिर वो सर क्या होता है कि वो कहीं भी रहे मगर उसके सपने वो उसके साथ जुड़े रहते हैं कि हमको भी गिमिक स्टार बनना है, हमको भी ऐसा करना है, हमको भी ऐसा करना है। उसके साथ सपने जुड़े ही रहते हैं, चाहे वो काम कुछ भी करे, कुछ भी जिंदगी करे, जीने के मगर लिए। वो फिल्म लाइन को नहीं छोड़ सकता। जी। यहाँ सब मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, यहाँ सब मतलब है। हाँ तो सर मैंने बहुत सारे तकलीफें उठाई यहाँ पे। फुटपाथ में रहा, सोने का ठिकाना नहीं, बारिश हो रही है, रोड पे भीग रहा हूँ, किसी के रिक्शे में घुस रहा हूँ, रिक्शे में बैठ के सारी रात गुजार दी मैंने। जी। और सर मैं कई दिन यहाँ भूखा रहा। अच्छा। फिर शाम को वहाँ हरे रामा कृष्णा, आपने टेम्पल सुना होगा जूहू पे। जी जी, हाँ जी। वहाँ पे शाम को प्रसाद मिलता था। जी। वो प्रसाद के लिए सर हम सारा दिन भटकते थे, 4 बजे इतना सा प्रसाद मिलता था, वो खाते थे और सारा दिन निकालते थे। अच्छा। फिर दूसरे दिन जाते थे। पर सर क्या है, नहाने का नहीं, धोने का नहीं, फुटपाथ में रह रहे हैं, कपड़े गंदे हैं। अच्छे वीआईपी लोगों में अगर घुस गए तो सर अगर गंदे कपड़े हैं तो वॉचमैन भगा देता था। फिर वहां भी सर बंद हो गया। फिर मैंने सोच लिया जिंदगी में कि मुझे कुछ अलग ही करना है, और सर मैं एक अलग दुनिया में चला गया। जी। सर बीच में मेरी हालतें ऐसी हो गई कि मेरे को भिखारियों के साथ लाइन में लग के खाना पड़ा। जी। भिखारी मेरे लिए खाना लाते थे। तो बात है। कहीं शूटिंग चल रही है, कहीं ये चल रहा है, तो जो बचता था ना सर रात, हाँ जी, तो वो चावल दाल थैली में भर के, और मैं बैठा रहता था, तो वो लाते थे और हम सब मिल के खाते थे। मतलब बहुत परेशानी झेली आप। बहुत तकलीफें उठाई हमने, और सब हिम्मत नहीं हारा, रुके नहीं आप। रुका नहीं। तो सर कुछ गाने हैं जो मेरे जीवन में हर समय मुझे इस ऐसे वक्त पे याद आते रहे। जैसे आपने वो लाइन सुना, यूरोप की, ऐसे टूटे हौसले को आपको जोड़ते थे। हाँ, जोड़ते थे, प्रेरणा मिलती थी। फिर मुझे सर ऐसे गाने, जब मैं भिखारियों के साथ था तो मुझे ऐसे गाने सुने जी कि मिला ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। जी। मिला ना फूल तो जी कांटों से दोस्ती कर ले। अच्छा। ऐसे शब्द सब मिले तो सर ये सोचिए, हम तो कुछ नहीं, जो हमारे से पहले जो यहाँ पे जी के गए बड़े बड़े जो राइटर हुए, खयाम हुए, जितने भी हुए, गुलशन बाबरा हुए, ये हुए, बख्शी साहब हुए, बहुत सारे जो राइटर हैं,
उन्होंने सर कैसे दिन निकाले होंगे यहाँ, उनका एक्सपीरियंस क्या हुआ होगा तब तो उन्होंने ये बातें लिखी। जी, कहीं ना कहीं उसमें उनका दर्द छलकता है अपने जीवन से जुड़ा। जीवन से कि सर जब लिखने वाले ने ये लिखा कि ऐ दिल जीना है मुश्किल यहाँ, यह है मुंबई, यह है मुंबई, यह है मुंबई मेरी जान। तो अरे सर आपने बहुत गहरी बात बोल दी। बहुत गहरी बात सर। तो सोचिए उस जमाने का जो राइटर ऐसी सोच रखता था, तो आज तो सर जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जी, और आज भी वो गाने उतने ही मतलब आदमी को पसंद आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं लाइफ से जुड़े होते हैं ना, तो वो उनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो शब्द निकले वहीं से, उनके दर्द से निकले वो। जी सर, तो देखिए जितने भी राइटर है यहाँ इस नगरी को आज तक खोजे, पर ये किसी को नगरी मिली नहीं खोज में। कोई भी देखिए बड़े बड़े जो, अब आपको मैंने वो गाना सुनाया, फिर लास्ट में आपने देखा होगा गाना बप्पू लहरी का, वो 9211 टैक्सी नंबर, लख लख यहाँ रोज आते हैं, बस जाते हैं, इस शहर में दिल लगा के फंस जाते हैं। तो शायद आपके साथ भी वैसा ही हुआ। हाँ, फिर मैं वर्सोवा में रहता था। वर्सोवा में एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गया। जी, बहुत बीमार पड़ गया तो सर मेरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। जहाँ पे रहता था वहाँ पे सब मेरा सामान चोरी हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी रिंग्स, मेरा फोन, सब कुछ चोरी कर लिया उन्होंने, पैसा कैश। हाँ, फिर तो मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मुझे एक बेटी हुई। बेटी का नाम मेरे गुनगुन है, प्यार से मेरी माँ ने रखा है गुनगुन। अच्छा। तो जब शादी हो गई फिर और सारी जरूरतें बढ़ गई। जी, पहले तो अकेले थे तो जिंदगी इतनी आसान लग रही थी, और जब शादी हो गई तो गांव समाज, रिश्ते नाते, परिवार, ये सब देखना पड़ता है और जिम्मेदारियां बढ़ गई। फिर मैं सोचा कि कुछ और करता हूँ। फिर मैं अपने बीवी बच्चों को मुंबई लेकर आया और मुंबई में मैं वर्सोवा में रहने लगा। तो काफी टाइम तक रहा वर्सोवा में। मैंने फिल्म लाइन को नहीं छोड़ा। मैं एक मनमोहन सिंह, आपने नाम सुना होगा, कैमरामैन डायरेक्टर। जी, और यश चोपड़ा के कैमरामैन थे वो। ओके। जिन्होंने सिलसिला, मोहब्बतें, दीवार, बाजीगर, काफी सारी फिल्में बनाई उन्होंने। तो जब मैं मनमोहन सिंह के साथ जुड़ा तो वो कैमरामैन पंजाबी फिल्में बनाना चालू कर दिया उन्होंने। बॉलीवुड को छोड़ के पंजाबी फिल्म करने लगे। तो मैं उनके साथ ही रहा करता था उनके ऑफिस में। तो मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी जी, और 10,000 में मैं मेंटेनेंस कर रहा था अपना। अच्छा, गुजारा कर रहे थे आप? गुजारा कर रहा था। फिर मेरा एक बेटा पैदा हुआ 2014 में, यानी मुंबई में पैदा हुआ, सुपर हॉस्पिटल में। फिर सर जरूरतें बढ़ती गई और सपने दिल में तो थे, मगर जिंदगी का बोझ इतना बढ़ता गया कि सपनों को मैंने साइड में रखा और जो जिम्मेदारियां थी उनको मैं अपने कंधे पर रख लिया और फिर मेहनत करना चालू कर दिया। तो सर फिर मैं छोटा मोटा होटल खोला, वर्सोवा में खोला, फिर मगर वहाँ नहीं चला। फिर मैं 14-15 में मण पे आ गया। मण में अब छोटा सा एक पराठा हाउस है मेरा, जो 4 लोग यहाँ आते हैं, मुझे जानते हैं। और एक मेरे दोस्त है,
महाराज है नाम उनका, जी उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और मैंने ये पराठा हाउस डाल दिया। अब इसी से मेरा घर और मेरी जिंदगी का वो सब चल रहा है। जी सपने हैं, आते हैं लोग, बैठ के बातें करते हैं, जी तो कभी जागता है, मगर क्या करें, भी जिम्मेदारी इतनी है कि सर पे परिवार का बोझ, घर का जिम्मेदारी, खर्चा, ये वो चल रहा है सर। अब जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि सपना सपना ही। अब जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि सपना सपना रह गया, पर मैंने सर सपने को साइड में रखा हुआ है। अच्छा। सपना अभी मेरा मरा नहीं है, चाहत मेरी अभी भी है। एक ना दिन साकार होगा। एक न एक दिन जरूर हमारे भी घर में रोशनी आएगी। माना कि आज अंधेरा है, पर कभी तो उजाला होगा। इसके तलाश में मैं जिंदगी जी रहा हूँ और इस मुंबई शहर में स्ट्रगल कर रहा हूँ। यही मेरी इच्छा है और समझो मजबूरियाँ है। तो सर यहीं पे रहता हूँ, पराठा हाउस है छोटा सा जी, नाश्ता सुबह बनाता हूँ और लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, बातें चीजें होती है, तो बस अपना दिन गुजार रहा हूँ। उसी में अपनी मतलब सपने की झलक देख लेते हैं। हाँ जी, देख लेता हूँ। दो लोग चार लोग आते हैं, उनकी बातें सुनता हूँ, तो हम भी सोचते हैं कि कभी थे, तो वो सपना कहीं ना कहीं जिंदा हो जाता जिंदा जाता है। जी जी जी। पर जब अपने सर फ्लैश बैक में जाता हूँ तो सर मैं बहुत घबरा जाता हूँ कि मैंने जो इंसान के अंदर जो कड़ी होती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, वो जुड़ी ही रहती है। फ्लैशबैक आपके सामने चलता है। जिंदगी एक पिक्चर है सर, अगर रियल में बोलिए तो जिंदगी एक पिक्चर है जी। आप कैमरे को दिखाते हैं और असली जिंदगी आपके अंदर रहती है कैद। जी जी जो आप करके आए वो आपको याद है, जो आने वाला है वो याद नहीं जी। यानी कि मतलब एक पिक्चर आप जी रहे हैं और एक पिक्चर दिल में सपना है। सपना है, एक फिल्म में हम कुछ सामने कर रहे हैं जो हकीकत है। हकीकत है, और हम काल्पनिक दुनिया में वो अंदर लेके बैठे हैं। एक दिन हमारा भी आएगा, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जी जी। सब ऐसे ही बस जी रहा हूं। तो अभी आपकी जिंदगी ऐसे चल रही है। ऐसे ही चल रहा है। और हमने सुना आप पराठा बहुत अच्छा बनाते हैं। बस सर ये आपकी मेहरबानी है कि आपने अब मेरी तारीफ आपका हाथों का स्वाद उनको खींच लाता है। हाँ सर, देखिए, हाँ, हमने जिंदगी में ना कोई भी काम अच्छा करना चाहा, फ्रेश चीज। अगर किसी को मैंने पराठा भी खिलाया तो एक नंबर सामान। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, आपने ये चौपाई तो सुनी होगी जी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य मुनि दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। अरे सर मैं आज नाकामी में हूँ, मगर मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें मेरे ध्यान में चलती हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य ही भगवान है सर, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है जी। मनुष्य के ही सब कुछ है, बस उसके खाली उससे दूर होकर चलता है। वो अंदर रहता है मगर उसको ये नहीं एहसास होगा कि उसके साथ कौन चल रहा है, भगवान है कौन है। हाँ, पर सर है इसे। तो वही भावना रख के आप लोगों को खाना खिलाते हो। और आज मतलब जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, सपना है साथ में, सपना है लेकिन आज भी मेरा सपना, लेकिन घर की जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ये पराठा हाउस चला रहे हैं। जी, 2 बच्चे हैं सर, एक लड़की एक लड़का है। जी जी। अगर हम अगर फिल्म में फोकस करते हैं तो हमारे बच्चों की मतलब कैरियर में मतलब कैरियर खराब हो जाएगा। तो मंजिल जो आपके किस्मत में लिखा हुआ है, जो मंजिल आप तलाश करना चाहते हैं दिल से, वो मिलेगी जी। बस हमारा यही कहना है। तो शिव किशन जी, जो नए लोग एक्टर बनने के लिए मुंबई आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कि जो लोग सर यहाँ आते हैं तो पूरी कोशिश करके आए, ये किसी के कहे में ना आ जाए कि तुम सलमान खान दिखते हो, तुम शाहरुख खान दिखते हो, अरे तुम तो आमिर खान जैसे लगते हो। तो सर किसी के कहने पे ना आए, पूरा प्रिपेयर हो के आए, एक्टिंग सीखे, अपने जो अंदर का जो एक्टर है उसको जगाएं, उससे बात करें, उससे पूछे,
क्या वो खुद ऑटोमेटिक सर जवाब मिलता है आपको, ठीक है। तो आप इस तरह के बहकावे में ना आए कि अरे तू तो बहुत अच्छा दिख रहा है, चल अब मुंबई जा, हीरो बनने जा। तो सर ऐसे नहीं, किसी की बातों में आकर यहाँ पे मत आइए, क्यों यहाँ सब ठोकरे हैं, ठोकरे के सिवा और कुछ नहीं है। आपके बाप तो करोड़पति है नहीं, खरबपति तो है नहीं कि आप लोग एक फिल्म बना देंगे। आपको स्ट्रगल करना है, तो आप प्रिपेयर होके आएंगे। आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा, आपके अंदर लगेगा दुनिया को दिखाने लायक कुछ है, तो आपको जरूर आपका सपना पूरा होगा। मेरा बस यही कहना है सर कि आप पूरा प्रिपेयर होके आइए, जो भी है आप पूरा एकदम पढ़ाई वढ़ाई एकदम क्लीन, मतलब सर आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तब आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण जी आपका, आपने इतना समय दिया और अपनी जो मतलब आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपने हमारे साथ शेयर किया, और मतलब लोगों को पता चलेगा कि मुंबई आने से पहले उनको कैसे तैयार होके आना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। एक ना एक दिन सपना जरूर पूरा होता है। तो ये एक संघर्ष है, संघर्ष में जीत कब मिलेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन अपनी कोशिश दमदार होनी चाहिए। हाँ, सर कोशिश बहुत दमदार होनी चाहिए जी, मंजिल मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री कृष्ण जी। धन्यवाद सर, जय हिंद सर, नमस्ते।